आइए जरा यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में फटाफट हम इसका रिवीजन करते हैं कि ऐसा कि ताकि कोई पॉइंट छूटे ना। एक तो मेरे बच्चे AS2 को आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कौन सा एस आपके पास है जी? AS2। AS2 क्या बताता है? ये डिटरमाइन करता है कि वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेंट्रीज को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने पे कैरी करेंगे, कितने पे दिखाएंगे, इसके बारे में मेरे बच्चे सारी जानकारी हमें AS2 देता है। इन्वेंट्रीज होते क्या है? तो याद रखना ये रिवीजन क्लास है, फटाफट आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि पहले आप यहाँ पे पूरा आपने स्टडी किया मेरे साथ, इसके बाद मेरे बच्चे पेड क्लासेज के अंदर में जो आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर अगर कोई और बच्चा है जो मुझसे नहीं पढ़ा, अपने सर के क्लास से पढ़ा या फिर सेल्फ स्टडी किया है, तो भी मेरे बच्चे उस टाइम पे जो आपने नोट्स बनाए हैं ना, उस नोट्स के एक एक पेज को आपको पलटना है। कई सारी ऐसी बातें होती है जो मैराथन में डिटेल में नहीं की जा सकती, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन है, वहाँ पे हमने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। तो सबसे बेस्ट तरीका कि इसको पढ़ने के बाद आपको अपने नोट्स को पलटना है, और बिना पलटे हुए अगर एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत 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 बड़ा रिस्क पे जाते हैं बच्चे, किसी का भी कोई भी मैराथन आप देखें। सुनिए मेरी बात, इन्वेंट्रीज क्या होते हैं? इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, ये एक एसेट्स हैं हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जिन गुड्स को हम सेल करते हैं, मतलब यहाँ कहने का मतलब आपका फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स हम लोग हेल्ड करते हैं फॉर द सेल आपका, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स। बताओ इसका मतलब हमने क्या सीखा हुआ है? WIP, वर्क इन प्रोग्रेस आपका। इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाइज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आप अगर सर्विसेज के बिजनेस में हो तो सर्विस के रेंडर करने में, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी गुड्स का तो प्रोडक्शन में जिस मटेरियल को आप कंज्यूम करते हो, मटेरियल या सप्लाइज, ये मतलब हो गया आपका रॉ मटेरियल्स। तो ये सभी के सभी क्या होंगे जी? आपके इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आएंगे। कहता है कि अदर देन मशीनरी स्पेयर्स। मशीनरी स्पेयर्स का मतलब हमने क्या बताया हुआ है? मतलब जो स्पेयर पार्ट्स किसी एक खास मशीन में यूज होगा बच्चे, किसी खास मशीन में, तो वो आपका क्या होगा? यहाँ पे मशीनरी स्पेयर्स के अंदर में आएगा, जो किसी खास मशीन में आपका यूज होता है। या फिर सर्विसिंग इक्विपमेंट, जैसे कि आपने अपने एसेट्स का सर्विसिंग करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपने कोई इक्विपमेंट रखा है, वो भी आपका AS2 में कवर नहीं होगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये फिनिश गुड्स, WIP, रॉ मटेरियल, ये सारे इन्वेंट्री के डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन अदर देन, इनको छोड़ के, किनको छोड़ के? मशीनरी स्पेयर्स हो गया, सर्विसिंग इक्विपमेंट हो गया, या फिर स्टैंड बाई इक्विपमेंट। स्टैंड बाई इक्विपमेंट का मतलब हो गया कि अगर ये मशीन खराब हो गया तो कोई बात नहीं, इस मशीन से काम चला लेंगे, है ना बच्चे। तो उन चीज़ों को यहाँ पे कवर नहीं किया गया। बट याद कीजिए कि हमने कहा था इंक्लूडिंग, इसमें और क्या क्या मिला हुआ है जी? इंक्लूडिंग, हम इन्वेंट्री में और क्या क्या लेते हैं? स्पेयर पार्ट्स। अगर कोई स्पेयर पार्ट्स है या फिर लूज टूल्स है, लूज टूल्स, ये सभी आपके इन्वेंट्री में कवर होंगे। ये स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स क्या होते हैं? जो फ्रिक्वेंटली किसी भी मशीन में यूज होगा। देखो, कोई एक ऐसा पार्ट जो एक खास मशीन में यूज होगा, वो तो आपका यहाँ पे नहीं आएगा। वो मशीनरी स्पेयर्स, वो इन्वेंट्री 2 में नहीं आता, वो PPE में आता, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर में। उसके बारे में हम बाद में जानकारी करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, WIP, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स। स्पेयर पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो फ्रिक्वेंटली किसी भी मशीन में यूज होगा। जैसे कि मैंने कहा कि वो आपका नट वोल्ट हो गया, या फिर कोई वो नहीं होता आपका बैटरी जो आप इस फ़ोन में भी, फ़ोन नहीं, वो इस टॉर्च में जो गोल वाली बैटरी आती है, यहाँ नहीं वहाँ, मतलब जो फ्रिक्वेंटली कहीं भी यूज होगा वो आपका इन्वेंट्री के कैटेगरी में कवर्ड होगा। ठीक है। सिग्निफिकेंस या नीड क्या है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाए थ्योरी के रूप में, तो आप इसको याद रखेंगे। इन्वेंट्री क्यों वैल्यू करते हैं जी? इनकम के डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि बिना इन्वेंट्री को जाने बगैर आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट या फिर SPL नहीं बना सकते, आप प्रॉफिट अपना नहीं निकाल सकते, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में आपके एसेट्स का क्या पोजीशन है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, वो हम दिखाते हैं ना बच्चे। तो एसेट्स का पोजीशन दिखाने के लिए इन्वेंट्री को भी ऐड करना होगा। तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एनालिसिस,
आप शॉर्ट टर्म में लिक्विड हो कि नहीं हो, 12वीं क्लास में आपने पढ़ा है लिक्विडिटी रेशियो, मतलब करंट रेशियो, क्विक रेशियो। इनको निकालने के लिए हमें स्टॉक की वैल्यू को जानना पड़ता है। तो उसके लिए भी बच्चे शॉर्ट टर्म में आप कितने सॉल्वेंट हो, कितना आप लिक्विड हो, इसको भी जानकारी करने के लिए इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, आपका कंपनी एक्ट 2013 है, AS2 है, इन सब का कुछ रिक्वायरमेंट्स है कि इन्वेंट्री को आपको वैल्यू करना है, ऐसे ही वैल्यू करना है और हमेशा वैल्यू करना है। तो उनको भी कंप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू करना होता है। ये तो एग्जाम में सिग्निफिकेंस आ जाए, नीड आ जाए या फिर इम्पोर्टेंस आ जाए कि कुछ भी पूछ दे कि क्यों, वाई, क्यों देयर इज नीड टू वैल्यू आपका यहाँ पे इन्वेंट्री, तो आपको ये 4 बातें बतानी पड़ेंगी, है ना। मैंने आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को बेस लेते हुए सारी बातें यहाँ पे तैयार की है ना। एग्जाम में आता है बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन या फिर मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट ए शॉर्ट नोट्स, या फिर बोलता बताओ हाउ इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड या इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड। तो उस केस में आपको क्या करना है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन बताना है कि अकॉर्डिंग टू AS2 के मुताबिक इन्वेंट्रीज मेरे बच्चे वैल्यू किए जाते हैं किस पे जी, लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, NRV। इवन एग्जाम में भी NRV आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपके इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना है और आपके इन्वेंट्री का NRV कितना है, उन दोनों में से जो लोअर होगा, रिपीट करता हूँ लोअर, हम उस पर क्या करते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं आपका, है ना। कंसिडरिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस कहो चाहे कंजर्वेटिज्म कहो, मीनिंग सेम होता है। वो कहता है कि भैया आपको अगर जो भी दोनों में से लोअर होगा उस पर आपको वैल्यू करना, ठीक है, तो वही काम करेंगे ना। यहाँ पे कॉस्ट के बारे में बाद में हम देखते हैं कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है। मेरे बच्चे इस चैप्टर पे हम लोगों ने रेगुलर क्लास में 10 से 12 घंटे आपके साथ डिवोट किए हैं, जहाँ तक मुझे याद है 8 या 9 घंटे, 8 से 9 घंटे, हाँ जी मुझे याद है। तो वो आपको ध्यान से समझना, वो सारी बातें दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए। NRV का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपका। तो देखो NRV का मतलब कि जैसे अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ फिनिश गुड्स, 3 तरीके का स्टॉक है ना, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, रॉ मटेरियल है, मेनली जो 3 आपके हैं। तो पहले हम बात करते हैं फिनिश गुड्स के बारे में। फिनिश गुड्स का अगर हम आपका देखें कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर हम उसको मार्केट में सेल करते हैं तो सेल करके कितना पैसा हमारे हाथ में आएगा और वो नेट अमाउंट कितना आएगा, मतलब कि फिनिश गुड्स का नॉर्मल सेलिंग प्राइस मार्केट में क्या है पहले वो देखेंगे। उस नॉर्मल, जैसे मान लो कि मेरा जो फिनिश गुड्स है ये मैं बनाता हूँ जी, और ये मार्केट में 100 रुपीज़ में बिक जाएगा, तो 100 रुपीज़ तो मार्केट प्राइस हुआ। लेकिन अगर मैं सेल करता हूँ और कोई एक्सपेंसेस डायरेक्टली मेरे इस प्रोडक्ट के सेल से जुड़ा हुआ है, तो हम उसको माइनस करके NRV निकालते हैं। जैसे कि सेल पे मान लो कोई कमीशन ऑन सेल है उसको माइनस करेंगे, या फिर मान लो हमने कोई सेल किया आपको और हमने बोला कि ठीक है जी आपको घर तक पहुंचाने तक की हमारी गारंटी, हम पहुंचाएंगे। तो 100 रुपये में सेल किया, 10 रुपये हमें घर तक पहुंचाने में आपका भाड़ा लग गया, तो हमारा NRV कितना कहा जाएगा, 90 कहा जाएगा। इसका मतलब हमने क्या किया जी, हमने क्या पढ़ा हुआ, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। NRV का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ फिनिश गुड्स, ध्यान देंगे आप यहाँ पे फिनिश गुड्स के केस में, दिस इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमेशा हम ऑर्डिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सिचुएशन में देखा जाता है, एबनॉर्मल पीरियड में नहीं। लेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल, जैसे कि कमीशन ऑन सेल हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस टू कंप्लीट सेल हुआ, उनको माइनस करके हम यहाँ पे फिनिश गुड्स का NRV निकालेंगे। अब मैंने एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे तैयार किया हुआ है आपके रिवीजन के लिए, ताकि फटाफट इसको साथ साथ समझते चलें और हमें मतलब मज़ा आए इस रिवीजन क्लास में भी। तो सुनिए मेरी बात कि अगर कहता है एग्जाम्पल 1 में कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हमें फिनिश गुड्स के स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। तो जरा बताओ स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और NRV विच एवर इज लोअर। तो मेरे बच्चे आप देखो ना, कहता है कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2 लाख रुपीज। मैं एग्जाम्पल बनकर आंसर कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ शुरू कीजिए, आंसर यहाँ पे साथ साथ करेंगे ताकि रिवीजन ठीक से। एग्जाम्पल आपका आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 आपका कहता है कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, फटाफट आपको मेरे साथ साथ लिखना है, अगर तभी आपको अच्छा सा रिवीजन होगा, है ना। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने का आपका है जी, 2 लाख रुपीज़ का, तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए लिख दिया आपका, 2 लाख रुपए। मार्केट प्राइस कहता है कि 220 है, लेकिन कमीशन ऑन सेल कहता है कि 18,
और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल, मतलब जहाँ पे मैं सेल करूँगा वहाँ पे कस्टमर को पहुँचाने के लिए हमें ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना होगा। तो मुझे बताइए कि एनआरवी हमारा क्या निकल के आ जाएगा। एनआरवी विल बी नॉर्मल सेलिंग प्राइस यानी कि 2,20,000। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे जी, आपका कमीशन ऑन सेल 18,000 और क्या माइनस करेंगे हम आपका यहाँ पे 15,000 का अमाउंट। तो मेरे बच्चे 33,000 रुपीज़ अमाउंट माइनस करना पड़ेगा। जरा बताइए कि 2,20,000 में से अगर हमने 33,000 माइनस किया तो कितना निकल के आ गया। 33,000 ये आ गया बच्चे 2,20,000 माइनस आपका 33,000 ये आ गया 1,87,000 187 आपका। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री जो होगा, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स जो आप रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो इन दोनों में से जो लोअर होगा, जरा बताइए इन दोनों में से लोअर क्या है, 1,87,000। अगर एग्जाम में आ जाए कि लोअर पे वैल्यू कर रहा हूँ, ये किसने कहा, कौन से प्रिंसिपल ने, तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया है इट्स ए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। वो कहता है कि भैया फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है आज ही रिकॉर्ड कर लो, गेन होगा तो रिकॉर्ड नहीं करना। अब देखो ना, हमने जिस चीज़ को 2 लाख में बनाया था अगर उसको सेल करूं तो 187 मिलेगा, हमें तो घाटा होगा। हमने घाटा आज ही मान लिया और स्टॉक कहा कि हमारा 187 का है। अगर एनआरवी आपका 2 लाख से ज़्यादा होता तो हम बोलते भैया हम फायदा नहीं दिखाएंगे, हम फिर कॉस्ट पे दिखाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट आपका हमेशा दोनों के लोअर पे, यानी कि कॉस्ट आपका फिनिश गुड्स की वैल्यू हमेशा दोनों के लोअर पे होगा हमेशा। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। आइए देखते हैं इन केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि वो गुड्स हैं जो कि इनकम्प्लीट है और उनके स्टॉक को वैल्यू करना, तो हमारे पास तरीका क्या होगा मेरे बच्चे, सेम तरीका जैसे आपका वो था ना फिनिश गुड्स आपका कि कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, वही काम यहाँ भी करते हैं। बट वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ चेंज हो जाएगा, पढ़ेंगे यहाँ पे expenses and overhead required to be incurred to convert WIP into finished goods and making it ready to sell will be reduced from the selling price। इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने क्लास में क्या हुआ, एक बार रिवीजन में फटाफट इस एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूँ। तो आप मेरे साथ शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। फिलहाल WIP का भी अगर हम स्टॉक वैल्यू करते हैं तो कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर आपका, ठीक है ना। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूनिट्स ऑफ WIP, आपके पास 1500 यूनिट्स है, 1500, एंड कॉस्ट इनकर्ड कहता है टिल डेट। अभी तक हमने क्या किया जी, ये 1200 नहीं, इससे 120 कर दो, ये मिस्टेक है, यहाँ पे सही कर लो आप। अगर आपके इस नोट्स में डिस्क्रिप्शन में नोट्स अगर गलत है तो उसे सही कर लीजिए। इस WIP पे अभी तक जो हम लोगों ने कॉस्ट इनकर्ड किया है वो कहता है कि 120 आपका पर यूनिट है, 120 रुपये पर यूनिट। तो मेरे बच्चे जरा बताओ कि कॉस्ट जो अभी तक लग चुका है, कॉस्ट ऑफ आपका WIP जिसका हम स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कॉस्ट ऑफ WIP कितना हो जाएगा, है ना WIP। तो हमने कहा कि 1500 आपके यूनिट्स हैं, 1500 यूनिट साथ साथ लिखो ना, साथ साथ, तभी मस्त रिवीजन होगा। यूनिट्स आपका है और इंटू 120 का रेट आपका, इंटू 120 का, तो बताओ कितना निकल के आ गया, ये आ गया 1,80,000 का अमाउंट आपका, 1,80,000 है ना। 1500 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी आर गेटिंग आपका कितना, 180, ठीक है। ये कॉस्ट हो गया बच्चे। अब हमें एनआरवी ऑफ WIP निकालना है, वर्क इन प्रोग्रेस का जो हमारे पास स्टॉक है, हम लोग बात स्टॉक का कर रहे हैं, उसका एनआरवी कैसे निकालते हैं जी, कैसे क्लास में सीखा है, जरा मेरे साथ रिपीट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप पहले लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स, आपका यहाँ पे लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स हमारे पास के स्टॉक कितने हैं जरा बताओ, फिनिश गुड्स कितने, माफ़ कीजिए, सेलिंग प्राइस कितना है आपका फिनिश गुड्स का, 250 कहता है। यानी कि ये जो आपका WIP है 1500 यूनिट्स, कल को जब फिनिश गुड्स में बन जाएगा तो आप इस 1500 को अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो 250 के हिसाब से बिकेगा आपका। तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 1500 इंटू 250 का अमाउंट, दैट कम्स टू 3,75,000। मेरे बच्चे ये 375 आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस होगा, बट WIP का नहीं, एक इसका होगा जी फिनिश गुड्स का। कोई बात नहीं, अब चेक कर लो कि इतने रुपए का अगर आपको सेल्स चाहिए, इतने रुपए अगर आपको चाहिए सेल करके, तो कितने खर्चे वो हैं जो डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें यहाँ पे WIP में एक नाम और ऐड हो जाता है एनआरवी निकालते समय, एडिशनल कॉस्ट
टू बी इनकर्ड फॉर बिकमिंग फिनिश गुड्स, यानी कि ये जो WIP है इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके जब सेल करने जाऊंगा तो उस पर हमें पर यूनिट अभी 100 रुपीज़ खर्च करना पड़ेगा। आप यहाँ से लेस कीजिए एडिशनल कॉस्ट, फटाफट एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड। अभी इस पे हमें और जो खर्च करना पड़ेगा इतने में सेल करने के लिए वो आपका 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो मेरे बच्चे 1500 यूनिट्स 1500 इंटू आपका 100 कितना खर्च हो गया जी, हमें 150 और खर्च करना पड़ेगा। यही नहीं, जब हम इसको 375 में सेल करेंगे तो मेरे बच्चे कहता है कि कमीशन ऑन सेल भी पे करना पड़ेगा लेस। ये सारे खर्चे इससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, है ना। कमीशन ऑन सेल आपका वो कहता है कि 10% आपका है, तो विल टेक 10% ऑफ कितना 375 आपका 3,75,000, दैट कम्स टू 37,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो NRV निकल के आया आपका, NRV ऑफ WIP याद रखना, इतना में सेल होगा फिनिश गुड्स का, तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए हमें ये भी तो खर्च करना पड़ेगा, ये भी उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो मेरे बच्चे 375, सर आप बहुत फास्ट चल लो बदमाश, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। आपको क्या लगता है रिवीजन में गा के कराऊंगा? ये आ गया 1,87,500 रुपीज़ का अमाउंट आपका। तो जरा बताओ इन दोनों में से आपको लोअर कौन सा दिख रहा है? 180, यानी कि अगर आपको वैल्यू ऑफ WIP आपको दिखाना है अपने अकाउंट्स में तो इन दोनों में से लोअर, यानी कि हम 180 पे दिखाएंगे आपका, 180 पे। ये वर्क इन प्रोग्रेस का आपका वैल्यूएशन हो गया। इसके बाद मेरे बच्चे हमने तीसरा पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ रॉ मटेरियल आपका है, इनको हम कैसे वैल्यू करेंगे। तो याद कीजिए हमने बताया था कि रॉ मटेरियल के केस में NRV का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब वही उसका मार्केट प्राइस आपका हो गया कि अगर हम नया आज वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हमें कितने का मिलेगा, तो ये आपका NRV। इसलिए कहा हमने कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज जनरली कंसिडर एज NRV आपका। यहाँ पे NRV का मतलब क्या? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मल सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, कोई कमीशन ये सब सेल नहीं करना। लेकिन हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल को वैल्यू करते समय दो केसेज होते हैं। इफ सेल ऑफ फिनिश गुड्स आपका प्रॉफिटेबल है, मतलब इस रॉ मटेरियल से जो आप फिनिश गुड्स बनाओगे और उस फिनिश गुड्स को बेचकर अगर आपको प्रॉफिट होगा, तो मेरे बच्चे हमने क्या सीखा है जी? रॉ मटेरियल, जल्दी बताओ, रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट इट्स कॉस्ट ऑलवेज। अगर आपका इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेगा अगर उसका सेल प्रॉफिटेबल है तो कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म रॉ मटेरियल को एज इट इज बेचना पसंद नहीं करेगी। इसलिए रॉ मटेरियल को मेरे बच्चे हमेशा क्या करेंगे? हम कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर सेल ऑफ फिनिश गुड्स प्रॉफिटेबल नहीं है तो उस केस में रॉ मटेरियल को जरा बताइए हमने कैसे बोला था वैल्यू करने के लिए। उस केस में रॉ मटेरियल को वैल्यू करने के लिए हम लोग देखेंगे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है एंड रॉ मटेरियल का NRV यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है ना। इसमें मैं कमीशन ऑन सेल सब नहीं बोलना माइनस करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल में आपको जब भी उसको वैल्यू करना होगा तो हम उसका कॉस्ट लेंगे और उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेंगे। यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपका, नॉर्मल मार्केट प्राइस, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड NRV। तो जब भी फिनिश गुड्स का सेल प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो रॉ मटेरियल को वैल्यू किया जाएगा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर आपका। ये किसका कॉस्ट लिया जाएगा? रॉ मटेरियल का। ये किसका मार्केट प्राइस लिया जाएगा? रॉ मटेरियल का। और जो लोअर होगा उस पर वैल्यू करेंगे। यही बातें तो सीखा हम लोगों ने, बोलो ना। हमने तो आपको इतना मस्त तरीके से आपको इस चैप्टर में मास्टरी कराया है मेरे बच्चे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत आसानी से करके जाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और एक चीज बता दूं आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ट्रू है फॉल्स में, कि अगर एग्जाम में आ जाए कि ये जो इन्वेंट्रीज है वो कब वैल्यू किए जाते हैं जनरली, तो ध्यान रखना एन असेसमेंट इज मेड एट ईच बैलेंस शीट डेट। जिस दिन आप बैलेंस शीट बनाते हो उस हर एक बैलेंस शीट डेट पे आप उसको एसेस यानी कि पता करते हो उसकी वैल्यू कितनी है, और इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। आइटम बाय आइटम बेसिस का ही मतलब आपको बताया मैंने कि ये जो आपका कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर को हम जो वैल्यू करते हैं वो आइटम बाय आइटम, 5 आइटम हमारे पास है तो पांचों का अलग अलग हम उसका कॉस्ट चेक करेंगे।
अलग अलग हम उसका एनआरवी चेक करेंगे और फिर लोअर पे आपको वैल्यू करेंगे। एक बार चेक कर लें क्या मैंने इस पे कोई क्वेश्चन डाला है कि नहीं डाला रिवीजन वाली क्लास में, एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर है तो वो क्वेश्चन करा दूंगा, अदरवाइज क्लास में तो आपने किया ही क्या। ये लीजिए वो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, देखो मैंने ये 8 क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है। यहाँ पे आइटम बाय आइटम का मतलब समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ABC विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, मतलब तीनों ही प्रोडक्ट अलग अलग है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई इंटरचेंजेबल नहीं है। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ इट्स अकाउंट फॉर द ईयर 21-22 हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि उसकी कॉस्ट और उसका जो एनआरवी है ऑफ द आइटम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो। आइटम कहता है ABC 3 है मेरे बच्चे, ये रुपीज़ इन लैक्स यहाँ नहीं है, वो यहाँ पे है ना, रुपीज़ इन लैक्स, ये सारे फिगर लैक्स में आपको दिए हुए हैं। तीनों ही प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट बता रहा है, तीनों ही प्रोडक्ट का एनआरवी बता रहा है। एग्जाम में भूल कर भी इस तीनों को ऐड करके और इस तीनों को ऐड करके फिर लोअर को कंपेयर मत करना। हमने क्या सीखा, आइटम बाय आइटम, मतलब अगर आइटम जो इन्वेंट्रीज आपके पास है, जितने टाइप्स की इन्वेंट्री होगी उन सबको अलग अलग हम उसको वैल्यू करते हैं, अलग अलग। तो हम क्या करेंगे जी, लोअर जो लिया जाएगा बच्चे, लोअर जो लिया जाएगा आपका, अगर मैं इसको कॉलम A कह दूं, इसको कॉलम B कह दूं, तो लोअर जो लेंगे A एंड B का, वो क्या करेंगे हम आइटम बाय आइटम लेंगे। बताइए आइटम A का कॉस्ट इतना है और एनआरवी 28, तो क्या करेंगे हम, लोअर से 28 हो गया। यहाँ पे 32 एंड 32 में लोअर कौन सा है, 32 ही है, दोनों सेम ही है, तो फिर क्या दिक्कत है। यहाँ 16 एंड 24 में लोअर कौन सा है, 16 आपका। अब जो ये वैल्यू आएगा बच्चे तीनों का ऐड करके, वो होगा वैल्यू ऑफ स्टॉक आपका, वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब आइटम बाय आइटम का मतलब यही निकल के आता है, यही तो हमने सीखा है। अरे आप बोलो ना, आपके अंदर में शक्तियाँ मतलब बढ़ती चली जानी चाहिए। आपको आपका आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने ये मैराथन रिकॉर्ड किया है कि अरे हाँ, हम तो सब कुछ जानते हैं, हर एक टॉपिक पे हमने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आपसे ज़्यादा शक्तिशाली मेरे बच्चे दुनिया का कोई इंसान हो ही नहीं सकता। आप जाओ ना एग्ज़ाम देने के लिए, जिस दिन एग्ज़ाम आप दोगे, एग्ज़ाम से जब बाहर निकलोगे तो आप मुझ पर गुस्सा करोगे कि सर आपने तो इतने टफ क्वेश्चन की पढ़ाई करा दी थी और एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन आ गया, ये तो गलत किया आपने। ना मेरे बच्चे ना, हमने उस लेवल की पढ़ाई की है, इसलिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता ना तो आपको सिंपल लगना शुरू हो जाता है। तो आप ना मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस को गेन करो, यही आइटम बाय आइटम का मतलब होता है। हम लोगों ने क्लास में इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखा है, उसका मैंने आपको रिवीजन कराया। अच्छा, अब यहाँ पे आप आइए, हमारे पास सेल प्रॉफिटेबल है कि नहीं है उसके बारे में हमने काम कर लिया यहाँ पे जी आपका। उसके बाद अब ये हमने असेसमेंट जो करना, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी बाय आइटम बेसिस, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया। आइटम बाय आइटम का क्या मतलब होता है ना, 1 मार्क से क्वेश्चन के लिए या MCQ के लिए अच्छा पॉइंट आपके लिए है ना। इसके बाद हमारे पास है आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अभी तो हमने देखा कि एनआरवी का मतलब क्या होता है, एनआरवी का मतलब आपका फिनिश गुड्स के अंदर में क्या होगा वो देखा हमने। एनआरवी का मतलब आपका WIP के केस में देखा, और एनआरवी का मतलब हमने देखा रॉ मटेरियल के केस में। रॉ मटेरियल के केस में एनआरवी का मतलब होता है मेरे बच्चे सिंपली रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। उसमें कोई कमीशन ऑन सेल या कोई आपका एक्सपेंसेज मैनेज करने की बात वहाँ पर नहीं की गई है AS2 के अंदर में, कोई डाउट नहीं सर। अब कॉस्ट का मतलब क्या, थोड़ा कॉस्ट भी समझ लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जी, और बनेंगे तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर में किए हैं। जब इन्वेंट्री के कॉस्ट की बात की जाती है तो इसमें क्या आएगा, एक तो आपका कॉस्ट ऑफ परचेज, जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो एग्जाम में कॉस्ट ऑफ परचेज भी कह सकता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कह सकता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कह सकता है, मीनिंग सेम है। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब जो फिनिश गुड्स आप बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसका कॉस्ट जब लेंगे तो कॉस्ट में क्या क्या होगा, ये कॉस्ट की बात कर रहा हूं बच्चे। ये जो कॉस्ट आपने लिया है उस कॉस्ट में क्या क्या होगा, ये देखो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड है ना 2 लाख रुपीज, तो इस 2 लाख में क्या क्या इंक्लूड होगा हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि देखो जी, एक तो जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा उसको ले लेना, फिर हमने कहा कि आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें क्या जी, कन्वर्जन कॉस्ट आपका है ना। एक तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, एक कन्वर्जन कॉस्ट हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट में 2 हमने नाम लिए हैं, एक आपका नाम लिया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि वेजेज, और एक आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट्री में जितने भी आपके खर्चे लग रहे हैं है ना,
आपका मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, उसके बाद फैक्ट्री में खर्च लगेगा ना, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी है, फैक्ट्री के अंदर में कुछ इनडायरेक्ट लेबर्स काम करते हैं, फैक्ट्री में कुछ और भी मटेरियल यूज हो रहा होगा, जैसे कि फेविकॉल हो गया, ये सब हो गया, ये सब कुछ आपका इसमें होगा। तो हमने कहा कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है, मेन मटेरियल जिस पे आप काम कर रहे हो, और उसके बाद आपका डायरेक्ट मटेरियल को जो इन्वेंट्री में मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, उसमें जो खर्च लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट, जिसमें कि लेबर कॉस्ट हो गया और फैक्ट्री के खर्चे आपके हो गए। इसके साथ साथ और हम तीसरा चीज क्या ऐड करेंगे जी, अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेज इनकर्ड टू ब्रिंग द स्टॉक इन द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। हमने आपको बताया कि इसका मतलब कि जो फैक्ट्री में आपने मान लीजिए रॉ मटेरियल ये आपने गुड्स बनाया, तो फैक्ट्री में ही थोड़े स्टोर करते हैं, हम उसको गोडाउन में स्टोर करते हैं। तो इस अदर कॉस्ट का मतलब कि गोडाउन तक पहुंचाने तक का जो खर्चा होगा, जहां पे हम उसको स्टोर करेंगे, वो आपका खर्च इसमें ऐड हो गया। प्राइमरी पैकिंग हो गया। प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या, जैसे कि बिस्किट होता है, उस बिस्किट को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं फैक्ट्री में, तो मेरे बच्चे उसको गोडाउन में हम वैसे लेकर नहीं जाते। एक वाइट कलर का पैक होता है या फिर एक आपका कार्टून होता है जिसमें पैक करके हम उसको गोडाउन में स्टोर करते हैं। तो ये सारे प्राइमरी पैकिंग होते हैं। प्राइमरी पैकिंग मतलब जो ब्रांडिंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा, वो प्रोडक्ट को सेव करने के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आपका हो गया, है ना। क्या क्या लिए जल्दी बताइए, फटाफट मेरे साथ बोलेंगे कि अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या लेंगे। एक तो मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल मतलब मेन मटेरियल जिस पे हम काम कर रहे हैं। फिर आपका क्या हो गया जी, आपका कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में दो आएगा, एक आएगा लेबर कॉस्ट, एक हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना बच्चे। फिर आपका अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या हो गया, फैक्ट्री में गुड्स को बनाकर हम फैक्ट्री में नहीं रखते, हम उसको गोडाउन में या कहीं पे स्टोर करते हैं। तो स्टोर तक पहुंचाने तक में जो भी खर्चे होंगे वो भी उसके अंदर में कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका हो गया, जैसे कि आपका वो क्या बोलते हैं जी, कोई आपका प्राइमरी पैकिंग हो गया। वो आपको याद कीजिए, मैंने क्लास में आपको बताया था। यहाँ पे आपको ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उस पर कन्फ्यूज नहीं होने के लिए हमने कहा था, देखो जी फैक्ट्री से लेकर, हमने आपको बताया हुआ है, फैक्ट्री से लेकर गोडाउन तक आप जब लेकर आते हो, तो यहाँ पे जो फ्रेट आपने पे किया, यहाँ जो फ्रेट पे किया, वो क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट का। बच्चे गोडाउन या फिर शोरूम से जब हम कस्टमर के पास गुड्स को पहुंचाते हैं, तो यहाँ पे जो हम कमिट करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हम बेयर करेंगे, मतलब सेलर बेयर करेगा, ये क्या होगा, एनआरवी को निकालने में उसको माइनस किया जाएगा। ये बातें हमने सीखा हुआ है। तो ये यहाँ वाला कॉस्ट आपका कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट क्या होगा जी, एनआरवी निकालने में हम उसको आपका माइनस करते हैं। ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। इंपॉर्टेंट नोट में और आपका बात जो समझना है वो है कि ये जो आपका जो कॉस्ट ऑफ परचेज है या फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि बताओ इसकी ये कैसे निकाला जाता है। तो मेरे बच्चे हमने ये भी सीखा हुआ कि कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब, कॉस्ट ऑफ परचेज किसका, इसका मतलब कि ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल यानी कि डायरेक्ट मटेरियल जो हम लोगों ने परचेज किया है, उसकी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो हमने कहा कि देखो जी, उसके कॉस्ट में एक तो परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कोई टैक्सेज पे किया है ऑन परचेज, इसको परचेज करने पे कोई टैक्स पे किया, जैसे ऑक्ट्रे हो गया, कोई और भी चार्ज खर्चे हो गए, लेकिन ध्यान देना नॉन रिकवरेबल है। ये नहीं कि हमने पे किया और हम उस टैक्स को बाद में रिकवर कर लेंगे, जैसे जीएसटी होता है। अब आपको ध्यान देना होगा, अभी अब छोटे बच्चे पर जीएसटी के बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है थोड़ा बहुत, जितनी आपको रिक्वायरमेंट होगी। पर बच्चे जीएसटी जो आपका है, अगर आपने पे किया है और वो आप एडजस्टेबल नहीं है, रिकवरेबल नहीं है, आप उसको इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो जीएसटी आपको खुद बियर करना है, अगर खुद बियर करना है, तब तो वो आपके कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन जीएसटी अगर आप किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हो तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सिंपल सा कहने का मतलब है AS2 का, वो सारे टैक्सेज जो आपने पे किए हैं, लेकिन उस टैक्सेज को खुद आपको बियर करना है, आप किसी और पार्टी पे, किसी और आदमी पे आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, तो वो भी आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। हमने कोई कमीशन पे किया जी परचेज पे, इस रॉ मटेरियल को परचेज करने के टाइम पे कोई कमीशन पे किया, वो भी ऐड कीजिए। कोई फ्रेट, कार्टेज या कैरेज पे किया। इनवर्ट का मतलब कि उस रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री में, अपने गोडाउन में लाने तक में कोई आपका फ्रेट ये सब पे किया, वो भी आपका रॉ मटेरियल का पार्ट बनेगा। और हाँ, हमें कोई डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट या ड्यूटी ड्रॉबैक आपका हो गया, तो वो क्या होगा, हमारे इस कॉस्ट को कम कर देगा, तो उसको माइनस कर देंगे, है ना। परचेज प्राइस मतलब यहाँ पे हो गया, अगर ये आपका लिखा हुआ है अलग से, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया जी, उसका मार्केट प्राइस हो गया, मार्केट प्राइस।
तो 100 रुपये का था, अब मान लो कि हमें उसमें 10 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो उसको हटा देंगे, रिबेट मिल गया तो उसको हटा देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो टैक्स पे किया था वो ड्रॉबैक हो गया, रिफंड हो गया तो उसको माइनस कर देंगे, ये इसका मतलब होता है। ठीक है ना। अब देखो अगला टॉपिक आपके पास है एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के कॉस्ट से हम क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे, मतलब कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में क्या क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थ्योरी के लिए मेरे बच्चे, थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से किया, हम उसका रिवीजन करा रहे हैं। जरा बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड क्या क्या होता है। अभी हमने ऊपर देखा था, एक था डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, है ना। डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकलता है जी, इस तरीके से निकलता है। फिर क्या था बच्चे, कन्वर्जन कॉस्ट था, कन्वर्जन कॉस्ट। फिर क्या था आपका अदर कॉस्ट था। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या था, दो चीज, आपका डायरेक्ट लेबर हो गया और दूसरा क्या था हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड आपका हो गया। सर बहुत फास्ट चल लो, नहीं बदमाश, आराम से चलना, तभी तो मैराथन का मतलब बनेगा, अदरवाइज तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो आप जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में यानी कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकालते समय इन चीजों को हम ऐड करते हैं। इनके सिवाय मेरे बच्चे कोई भी खर्च होगा ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे। जैसे यहाँ पे जब मटेरियल कॉस्ट कहा गया ना, तो जो मटेरियल हमने उस सामान को बनाने में यूज किया, कुछ मटेरियल लॉस्ट हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, कुछ हुआ और आपका लॉस्ट हो गया, तो एबनॉर्मल नेचर के, चाहे वो मटेरियल हो चाहे एबनॉर्मल नेचर का आपका कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि लेबर कॉस्ट हो, कोई भी खर्च जो एबनॉर्मल नेचर का होगा वो हम इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है ना। हमने कोई एम्प्लॉय को जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं वेजेज पे किया, वो तो नॉर्मल है, लेकिन फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया उस समय हमें वेजेज पे करें, वो एबनॉर्मल होगा, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। उन्हीं बातों को मैंने बताया कि एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल या फिर लेबर या कोई भी प्रोडक्शन ओवरहेड आपका होगा वो आपका इसमें एक्सक्लूड होगा, मतलब इसमें नहीं मिलेगा। कोई स्टोरेज कॉस्ट है जी, कोई स्टोरेज कॉस्ट है, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू ए फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो आपने गुड्स बना लिया, गुड्स को बनाने के बाद आप उसको एक स्टोर हाउस में आप उसको स्टोर कर रहे हो बनाने के बाद, तो मेरे बच्चे वो स्टोरेज कॉस्ट होगा, वो इसका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके लिए स्टोरेज कंपलसरी है, जैसे कि मैं एक बात बताऊं, शराब जो बनता है ना बच्चे, वो क्या होता है जी कि आज करते हैं, मतलब आज कुछ उसका प्रोसेस होता है, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, उसको पुराना करते हैं, फिर उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ जो स्टोरेज हो रहा है वो आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपने बना लिया है, बनाने के बाद अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, अब आप उसको स्टोर कर रहे हो वेयर हाउस में चाहे कहीं पर भी, तो वो स्टोरेज का जो कॉस्ट होगा दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ आपका प्रोडक्शन। तो हमने कहा स्टोरेज कॉस्ट जो होगा वो भी नहीं होगा, लेकिन अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब मैंने बता दिया। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऑफिस के खर्चे होते हैं दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन, वो भी पार्ट नहीं बनेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होगा, वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। कॉस्ट का तो सिर्फ तीन ही होता है, डायरेक्ट मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट और फिर आपका अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या, वो आपका जहां गुड्स स्टोर हो रहा ना वहां तक पहुंचाने तक के खर्चे, स्टोर के खर्चे नहीं, है ना बच्चे। तो ये ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका थ्योरी के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। फिर आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, जो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ, वो है आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम या फिर इन्वेंट्री सिस्टम। ये भी वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए। पर बच्चे आपके पास जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड जो हम लोग मेंटेन करते हैं, आप जब किसी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पे क्या होगा जी, आप देखेंगे कि यार रिकॉर्ड्स जो है, क्योंकि इन्वेंट्री का आना जाना लगा रहता है, तो हम उसके रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। इन्वेंट्री सिस्टम हमारा क्या है या फिर इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम क्या है। मेरे बच्चे दो है, एक है आपका पीरियोडिक और एक आपका होता है परपेचुअल। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है जी, परपेचुअल का मतलब क्या होता है। परपेचुअल का मतलब हर एक इन्वेंट्री के आने और जाने के बाद उसके स्टॉक को काउंट करना। आज इन्वेंट्री कितना गया, अब हमारे पास कितना है जी, कितनी उसकी वैल्यू है। आज इन्वेंट्री कितना चला गया, चले जाने के बाद अब कितना इन्वेंट्री बचा, कितना उसका वैल्यू बचा। मतलब जब जब हमारे आपका स्टोर में या फिर बिजनेस में इन्वेंट्रीज आएंगे या फिर जाएंगे, हर एक आने जाने के बाद इन्वेंट्री को रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसको बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम, है ना बच्चे। और पीरियोडिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आफ्टर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम,
1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। उस समय जाते हैं गोडाउन में, देखते हैं कितना स्टॉक है, उसका वजन करते हैं, फिर उसकी कीमत निकालते हैं, उसको बोलते हैं पीरियोडिक आपका। तो कहता है, ध्यान देंगे पीरियोडिक में कि एक्चुअल फिजिकल काउंट, हम लोग एक्चुअली जो उसका फिजिकल स्टॉक उसको काउंट करते हैं। एक्चुअल फिजिकल काउंट, यहाँ पे एक्चुअल फिजिकल काउंट ऑफ ऑल द इन्वेंटरीज आइटम्स ऑन हैंड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, बहुत ध्यान से, ऑन विच इन्वेंट्री इज वैल्यूड। एक पर्टिकुलर डेट पे आप फिजिकली जाके काउंट करते हो, फिर उसकी वैल्यू को निकालते हो, उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक आपका, है ना। Therefore, the inventories used during the year is calculated by adding opening plus purchase minus closing। ये क्या है अभी हम बाद में समझ लेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या जी, आपका एक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंसेज आफ्टर ईच रिसीट एंड इशू। हर एक आने जाने के बाद स्टॉक को वैल्यू करते हैं, हम उसको बोलते हैं परपेचुअल। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में कई बार आपके आया है कि जरा बताओ, राइट ए शॉर्ट सम डिफरेंसेज बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल। तो फटाफट पीरियोडिक में हमने क्या बताया, पीरियोडिक में सिंपली आपका बोलते भैया हर एक आपका मतलब कि हर एक आने जाने के बाद नहीं, हम एंड में गए, सुनो मेरी बात ना, हम साल के एंड में गए, देखिए कि हमारे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने उसको काउंट किया, उसका प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अब किस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम सीखेंगे, उसके बारे में सीख तो चुके हैं, मतलब रिवीजन करेंगे। तो हमारे पास एंड में कितना स्टॉक है उसको पहले हमने मेजर किया, उसके वेट को, और प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमने उसका वैल्यू निकाल दिया। वो हमारा हो गया क्या जी आपका पीरियोडिक में। परपेचुअल में क्या होता है कि वो तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है, कितने इन्वेंट्री आए, कितने इन्वेंट्री गए, अब कितने बचे हुए, जो बचे उसके कितनी वैल्यू हो, बहुत प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, है ना बच्चे। तो ये दोनों में फर्क होता है। पीरियोडिक जो है वो आपका टाइम सेविंग है, क्योंकि इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, हम एंड में फटाफट जाके निकालते, काम खत्म, टाइम इसमें सेव होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पूरे साल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ मेरे बच्चे लेस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड आप इन्वेंट्री का अलग से मेंटेन ही नहीं करते हो, यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, आपका इन्वेंट्री पूरा रजिस्टर मेंटेन होता है कि कितना है कितना गया। तो ये आपका हुआ। यहाँ पे अगर इन्वेंट्री का कोई वेस्टेज हो रहा है, कोई चोरी हो रहा है, उसको पता करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, बट यहाँ पे हम आराम से कर लेते हैं। ये आपका परपेचुअल मेरे बच्चे एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक मेथड आपका है, इसमें कोई सिस्टम है नहीं कि सिस्टम की बात करेंगे। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, वो आप इसको पढ़ लेंगे। आप बोलो तो थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूँ आपको पढ़ने के लिए। पीरियोडिक में कहता है दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एंड में गए, फिजिकली पता किए कितना आपका स्टॉक है, काउंट किया, और उसको हमने उसका कॉस्ट निकाल दिया। लेकिन ये बेस्ड है बुक रिकॉर्ड्स पे, क्योंकि हम यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट द पर्टिकुलर डेट। एंड में पर्टिकुलर डेट का मतलब क्या, जिस दिन हमने इन्वेंट्री वैल्यू किया। हम लोग साल के एंड में क्या करते हैं, मान लो इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं, तो इसमें क्या होगा, साल के एंड में ही आप पता कर सकते हैं कि भैया आपके पास इन्वेंट्री कितना है, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ, है ना। साल के एंड में इन्वेंट्री वैल्यू किया, फिर हमने क्या फॉर्मूला लगाया जी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस या सोल्ड हो गया। तो वो चीज़ हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं। यहाँ तो प्रॉपर रिकॉर्ड है, आप कभी भी जाके अपने रिकॉर्ड को चेक करके बता सकते हो कि अभी तक कितना गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ, कितने खर्चे लगे, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। It provides continuous information about inventory and cost of sale. This system determines inventory and takes cost of goods sold as a residual value, है ना। ये क्या करता है, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालता है जी, और फिर जो इन्वेंट्री टोटल परचेज में से इन्वेंट्री हटा दो, जो बच गया वही क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बचा वो वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं, जो वैल्यू बच गया उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे इट डायरेक्टली डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट्स इन्वेंट्री एट द एज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड हम लोगों ने क्लास में रिकॉर्ड भी आपको दिखाया मैंने मेंटेन करते हुए कि एंड में जो बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ सब कुछ आपको पता चलता है। यहाँ पे मेरे बच्चे आपका कहता है, मतलब ये सब आप देख लेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हुई, इसमें दोबारा बताने का मतलब नहीं है। ये सिंपल है, लेस एक्सपेंसिव है, ये आपका कॉस्टलियर है, लेस टाइम कंज्यूमिंग आपका है, मोर टाइम कंज्यूमिंग आपका है। इसके लिए पीरियोडिक के लिए इट रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग इन्वेंट्री, है ना। जब आपको एक पर्टिकुलर डेट पे आपको इन्वेंट्री काउंट करना है तो उस टाइम आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा।
स्टॉक से, जो आपका स्टोर्स है वहाँ से इन्वेंट्री निकालना बंद करना पड़ेगा, बट इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपका। तो ध्यान देना, या तो डिफरेंसेज आ जाए या फिर कोई एक ही लाइन आ जाए जी, बोले कि बताओ ये कौन से मेथड में आपका यूज होता है इन्वेंट्री मेथड में, तो आपको आंसर ठीक से बताना पड़ेगा, है ना। इसलिए हर एक पॉइंट इसके लिए आपका रेलिवेंट है। नाउ अभी मैंने बताया कि इन्वेंट्री जो हम वैल्यू करते हैं वो क्या करते हैं जी, कि साल के एंड में गए, अगर हम पीरियोडिक की बात करें तो साल के एंड में गए और जितने भी स्टॉक हमारे गोडाउन में हैं हम उनका वजन करते हैं और उसके प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना बच्चे। तो अब हमारे गोडाउन में बहुत सारे स्टॉक हैं, हमने उनका वजन कर लिया, ठीक है, लेकिन उनको कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई करके हम उनकी कॉस्ट निकालें, कौन से प्राइस से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे बच्चे उसी को हमारे इस AS2 में यानी कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कहते हैं कॉस्ट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉस्ट फॉर्मूला। एग्जाम में कॉस्ट फॉर्मूला कह दे, या मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कह दे, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक कह दे, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक, या कह दे राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कॉस्ट फॉर्मूला, या हाउ व्हाट आर द मेथड्स, राइट द नेम ऑफ द मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। उस केस में आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मेरे बच्चे, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक उन्होंने क्या किया, मेथड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक है आपका नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, है ना। दो मेथड आपका, एक आपका हिस्टोरिकल है और एक आपका यहाँ पे क्या है जी, नॉन हिस्टोरिकल मेथड आपका। हिस्टोरिकल मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का मतलब कि एक्चुअली कॉस्ट। अब यहाँ पे आपके पास 5 मेथड दिया हुआ उन्होंने। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, बताइए हमने क्या सीखा इसके बारे में। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, अरे बोलो ना, हमने क्या बताया है। हमने आपको बताया था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का मतलब होता है कि अगर कोई आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है किसी खास टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो हम उस रॉ मटेरियल पे मार्क कर देते हैं कि ये जो आपका मटेरियल है और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी गुड्स पे आपका लगेगा। तो मेरे बच्चे उस पर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने मार्क किया हुआ है, उसी प्राइस से क्या करते हैं हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं, यही तो हमने सीखा हुआ है। तो ये हो गया स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। दूसरा होता है फीफो। फीफो का मतलब क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट आउट मेथड, जो पहले इन होगा वो पहले आउट होगा, उस प्राइस के मुताबिक हमने करना है। लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान रखना, एक बात मैं बता दूं आपको, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेरे बच्चे AS2 ने इस मेथड को डिलीट कर दिया है। AS2 के मुताबिक लिफो मेथड नहीं, अब वो खत्म हो गया बहुत वर्षों पहले। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल ने लिफो मेथड के बारे में आपको अभी कुछ मेंशन किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया फाउंडेशन लेवल में ना हमारे जो बच्चे हैं उनको हम AS2 नहीं पढ़ा रहे हैं। भले ही सारी बातें AS2 की हैं, लेकिन कहते हैं हम AS2 नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो इन्वेंट्री कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। AS2 तो इन बच्चों को हम इंटर में पढ़ाएंगे, इंटर में भी पढ़ेंगे सेम चीज़ आपका। वहाँ पे हर एक चीज़ में आगे क्या होगा, AS2 लगा के मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे बच्चे वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि हम क्योंकि AS2 नहीं पढ़ा रहे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा रहे, इसलिए उनको लिफो भी पढ़ा देना। ऐसे एग्जाम में आने के चांसेस न के बराबर है, फिर भी हमें सेफ्टी के लिए इस मेथड को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आउटडेटेड हो चुका है, मैंने बताया आपको। चौथा मेथड हमारे पास क्या है जी, सिंपल एवरेज मेथड, और पांचवा क्या, वेटेड एवरेज मेथड आपका, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ कौन कौन से कॉस्ट फॉर्मूला है, तो आपको एग्जाम में क्या करना है, दो पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगा, हिस्टोरिकल एंड दूसरा नॉन हिस्टोरिकल। फिर हिस्टोरिकल में ये 5 बताने होंगे। नॉन हिस्टोरिकल में क्या है जी, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, और दूसरा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ये सारे मेथड हमने क्लास में किए हुए, एक शॉर्ट रिवीजन उनका चल रहा है। एक मैंने खास क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके लिए बनाया हुआ है, 4th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम इन सभी मेथड को समझेंगे, सभी मेथड को। तो आप देखो 4th क्वेश्चन क्या बता रहा है। ओपनिंग स्टॉक कहता है कि 1 अप्रैल 2021 को 400 kg है 24 के हिसाब से। 12 अप्रैल को हमारे पास 500 kg और परचेज किया गया मटेरियल 22 रुपीज़ के हिसाब से। 16 अप्रैल को 300 kg और परचेज किया गया 20 के हिसाब से। 18 अप्रैल को 450 kg 25 के हिसाब से। मतलब जब जब मार्केट से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ये प्राइस आपका चेंज हो रहा था, होते रहता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एंड 28 अप्रैल को कंपनी ने क्या किया, 1000 फैक्ट्री को इशू कर दिया।
इसमें से 1000, ये टोटल कितने हो गए एक बार चेक कर लो, 5 + 3 8, तो ये हो गया 1450। तो 1450 kg में से 1000 उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री को इशू कर दिया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मेरे बच्चे 1450 में 1000 इशू कर दिया, तो जरा बताओ कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बच गए हैं उनका यूनिट्स कितना है। क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बच गए उसके यूनिट्स कितने हैं, 450 है ना बच्चे। अरे 1450 आपके पास, एक 1450 गलती क्या, ये भी तो था 9 12 1650 1850, एक्चुअली 1850, ये हो गया 1850। तो आउट ऑफ 1850 1000 हमने फैक्ट्री में इशू कर दिया, तो हमारे पास कितना बच गया आपका, 850 बच गया आपका। इतने हमारे पास क्या है जी, आपका केजी है ना, इतने केजी क्लोजिंग स्टॉक के बच गए एंड में। अब कहता है कि आप क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इसकी वैल्यू निकालो और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ इशू यानी कि इसकी वैल्यू निकालो। ये जो इशू किया गया अंडर पीरियोडिक सिस्टम बाय डिफरेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन टेक्निक अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड मेरे बच्चे इतने सारे मेथड हैं, तो इतने सारे मेथड से आपको क्या करना है जी, आपको दो चीज की वैल्यू निकालनी है, एक आपका क्लोजिंग स्टॉक, एक आपका कॉस्ट ऑफ इशू। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, लेकिन बनाते समय दिमाग से निकल गया कि इस क्वेश्चन के अंदर में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लग सकता, क्योंकि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब ही है कि आपने क्या किया, एक मैं ये बना रहा हूं, मैं सिर्फ ये बना रहा हूं, और मैंने क्या किया, एक मेरे पास ऑर्डर आ गया ये भी बनाने का। तो इसका जो ऑर्डर आ गया ना, इसके लिए हमने खास अलग से रॉ मटेरियल को परचेज करके अलग से गोडाउन में कहीं रखा हुआ है। जब भी ये बनेगा तो उसके लिए वही रॉ मटेरियल जाएगा और उसी रेट से जाएगा जो हमने उस पर मेंशन किया है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो फिर उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मुद्दा तब है जब आपके पास इन चार में क्वेश्चन आ जाए, फीफो, लिफो, सिंपल और आपका वेटेड। तो पहले काम करता हूं कॉस्ट ऑफ इशू का और आपका क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो बच गया इसकी वैल्यू निकालता हूं फीफो। मेरे साथ करो ना, आपने सबने किया हुआ है, एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और क्या, मेरे साथ कीजिए आप यहाँ पे मेरे साथ, तो सुनेंगे मेरे साथ। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, और पहले मैं फीफो मेथड से, नंबर ए, नंबर बी है ना वो, अच्छा नंबर दिया नहीं, हिस्टोरिकल में एक आपका फीफो मेथड, तो इसको फीफो मेथड। सर अगर आ गए एग्जाम में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आ ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में, हम लोग क्लास में किया हुआ है। फीफो मेथड की बात कीजिए। फीफो मेथड में हम क्या करेंगे, तो पहले मैं निकाल रहा हूं कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू जो आपने इशू किया है, ओहो इस पेन को लेता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ इशू हम उसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं आपका, ठीक है ना। कितना इशू हुआ था, 1000 kg, 1000 kg आपका 1000। क्या मेथड है फीफो। फीफो में हमने क्या बताया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पर बच्चे इस 1000 में से जो पहले आपके पास आया है, चेक करो पहले कौन सा आया हुआ है, ये 400, वो माना जाएगा 400 kg। किस रेट से माना जाएगा जी, 24 के रेट से आपको। इसके बाद अगला कौन सा माना जाएगा, ये 500 किस रेट से आपका, उसका रेट क्या चल रहा है आपका 22 के हिसाब से, है ना। तो 549 हो गया, और कितना 1000 में 9 खत्म, और हमारा लेना है 100 kg आपका। वो 100 kg किस में से लिया जाएगा, ये लॉट खत्म, ये खत्म, ये जो पहले इन हुआ वही पहले आउट होगा, यही माना जाएगा। तो इसमें से 100 लिया जाएगा 20 के रेट से आपका। तो इसको, इसकी जो वैल्यू आएगी तीनों को ऐड कर दो, वो आपका हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इशू। बताइए कितना, 400 इंटू 24, ये आ गया 9600 रुपीज़ का अमाउंट, है ना। यहाँ पे आपका 500 इंटू 22, ये आ गया मेरे बच्चे 11,000 रुपीज़ का अमाउंट, और यहाँ पे आ गया 20 इंटू आपका 100, ये आ गया आपका 2000 का अमाउंट। इन तीनों को ऐड कर दो ना, तो 11 to 13,000, और वो आपका ऊपर वाला कितना 9600, ये आ गया 22,600 रुपीज़ का अमाउंट आपका। ये इशू हो गया। फीफो में क्या करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन होगा वो पहले आउट होगा। और अगर हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे बच्चे आप बताओ कितने केजी बच गए हैं जी, 850 kg, 850 kg। हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुनो हमने क्लास में आपको क्या सिखाया है। अगर जो पहले इन हुआ वो जा चुका है, जो पहले इन हुआ मेरे बच्चे अगर वो जा चुका है, तो स्टॉक कौन सा बचा होगा,
लास्ट वाला, नीचे वाला, है ना। तो हम लोग जब क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, या तो आप क्या कीजिए कि जैसे इसमें से, इस 300 में से आप 100 को निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो या तो इसमें से 200 लो, फिर 450 का, फिर 200 का। लेकिन क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं इतना क्यों समझाऊं, हमने क्या बताया है कि जब एग्जाम में फटाफट आ जाना कि भैया सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो फीफो मेथड से, तो आपको ध्यान देना होगा फीफो मेथड, जो पहले इन हुआ था वो प्राइस जा चुका है, वो इशू हो चुका है, तो बचा हुआ स्टॉक कौन सा रहा होगा, लेटेस्ट वाला, यानी कि ये 200 आपके पास रहा होगा किस रेट से जी, 24 के हिसाब से। उसके बाद अभी हमें 850 लेना है, सिर्फ 200 बाकी, यहाँ से 450 इसका रेट क्या निकल के आ रहा है आपका 25, ठीक है। तो ये तो हो गया 650, और इसमें से कितना हो जाएगा आपका 200, है ना, कितने के रेट से आपका, है ना, 650 2, तभी तो 850 होगा, कितने के रेट से, 20 के हिसाब से। तो इनको निकाल कर जब ऐड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इशू जब निकालना होगा, जो पहले इन हुआ वो पहले आउट होगा, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेटेस्ट प्राइस पे, यानी कि आज के प्राइस पे दिखेगा मेरे बच्चे। तो आप या तो क्या करो, कहना कि ये चला गया और इसमें से कितना चला गया, 100 चला गया, तो इसमें से बाकी 200 वो रह गया, ये 450 ये रह गया आपका, और ये जो आपका 200 है वो आपका रह गया। तो आप कोई भी ऊपर नीचे करो, आंसर आपका सेम आना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं, अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया आप निकालो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो मेथड, तो जब भी आ जाए फीफो मेथड से, यानी कि आपका ना स्टॉक निकालना है ना, अगर वो कहता है कि इसकी कीमत निकालो स्टॉक का, तो बोलना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इन हुआ था वो जा चुका है, तो आज का जो स्टॉक होगा वो हम आज के प्राइस पे दिखाएंगे, मतलब नीचे से बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आइए लीफो मेथड पे। लीफो एग्जाम में अगर कहता है कि आप लीफो मेथड से, बी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लीफो मेथड, अगर इससे आपको निकालना है क्या जी, कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू, जो कॉस्ट ऑफ इशू है कितना केजी था, 1000 केजी, है ना, कोई भी मेथड हो, इशू तो 1000 ही हुआ है। अगर लिफो से मेरे बच्चे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब इशू की प्राइस निकाली जाएगी तो जो लास्ट में इन हुआ है ना, सबसे लास्ट में, उसको पहले आउट किया जाएगा, ये मेथड कहता है। तो जरा मुझे बताओ कि लास्ट में, यहाँ थोड़ा मैं साफ कर लूँ थोड़ा सा एक बार, ये लीजिए, आप मुझे बताओ कि लास्ट में यहाँ पे इन कौन सा हुआ है। सर लास्ट में जब इशू हुआ तो उसके पहले ये इन हुआ था 200 केजी, तो आपको क्या करना है कि 200 केजी का रेट क्या लेंगे जी हम लोग, 24 के हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे ये 450 केजी, ये 450 केजी किस रेट से लिया जाएगा, 25 के हिसाब से, कितना हो गया 650, कितना बच गया 7 8 9 350, ये 350 हम किस में से लेंगे, ये 300 तो यहाँ से लेंगे 20 के हिसाब से, 300 लेंगे जी हम लोग यहाँ से 20 के हिसाब से, और जो बाकी का 50 है वो किस रेट से आपका, तो वो लेंगे हम इसमें से, यानी कि 22 के हिसाब से। ये जो निकल के आपका आ गया, ये जो निकल के आ जाएगा, इनको ऐड कर दो, वही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इशू आपका, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और मेरे बच्चे अगर आपको निकालना है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड में कितना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो हम क्या करेंगे जी, वैल्यू ऑफ स्टॉक 850 का निकालना है ना। अब क्या करेंगे, एक तो सिंपल तरीका है, ये 200 450 300 चला गया, मतलब आपका ये थोड़ा सा नीचे कर लूँ मैं इसको, ये 200 चला गया, ये 450 चला गया, और आपका कितना चला गया, इसमें से चला गया और इसमें से 50 चला गया। तो एक तो तरीका है कि 850 निकालने के लिए क्या करो, 500 में 50 चला गया तो 450 ये ले लो और 400 ये ले लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार ये तो ठीक है, एग्जाम में अगर कॉस्ट ऑफ इशू और ये बोला तो ठीक है, अगर सिर्फ एग्जाम में आ गया कि भैया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ, 850 की वैल्यू बताओ, तो लिफो लास्ट में जो इन हुआ था वो रेट इशू हो चुका है, तो हमारे पास कौन सा बच गया होगा, ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाले से बढ़ना शुरू करेंगे, है ना। 400 का रेट क्या लेंगे आपका 24, और इसके बाद इसमें का जो 450 है उसका रेट क्या लेंगे 450, उसका रेट क्या लेंगे जी 22 है ना आपका सेकेंड वाले का, ये सर।
तो ये जो आएगा अब उसकी वैल्यू को निकाल लेना। ये वैल्यू पे आपका स्टॉक हो गया 850 यूनिट्स का आपका। तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट मैंने क्लास में आपको बताया है। इस मेथड को इसलिए डिलीट कर दिया गया क्योंकि देखो आप 28 तारीख को 28 अप्रैल को अगर जो स्टॉक को वैल्यू कर रहे हो ना, मतलब अप्रैल के एंड में, तो कौन सा प्राइस ले रहे हो आप? बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, ये 1 अप्रैल वाला इसमें रेट चला गया। तो क्योंकि ये जेन्युइनली स्टॉक को आज के प्राइस पे वैल्यू नहीं करता, इसलिए मेरे बच्चे AS2 ने इसको डिलीट किया है। और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, क्लास में भी बताया हुआ मैंने आपको, है ना। ये हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए सिंपल एवरेज मेथड से आप निकालो जी कि सिंपल एवरेज मेथड से आपका क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ इशू का क्या पता है। इसमें जितना मैंने क्लास में बताया ना, आपको बहुत ज़्यादा समझाया हुआ है, बहुत ज़्यादा, रियली बता रहा हूँ। और उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इन्वेंट्री का और डिटेल में एक तो मैं आपको इंटर में सिखाऊंगा AS2 के अंदर में। और सबसे मज़े की बात है कि आपका कॉस्टिंग जो होगा ना, कॉस्टिंग वाले सर आपको कॉस्टिंग के अंदर में इसके बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। कॉस्टिंग में आपको डिटेल में पढ़ना है ना। हम तो बहुत उतना ही पढ़ा रहे जितना अभी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे तीसरा मेथड सिंपल एवरेज मेथड से अगर करते हैं, सिंपल एवरेज मेथड, तो मुझे बताइए सिंपल एवरेज मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है जी? हम जितने भी प्राइसेज है ना, 1, 2, 3, 4 और 5, इन सब का एवरेज निकाल लेंगे। मतलब जितने प्राइस क्वेश्चन में दिए रहेंगे 24, अगला बताइए 22, अगला बताइए 20, अगला बताइए 25, अगला बताओ 24। सर 24 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, जितनी बार होता है होने दो। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाई 5 आपका ये हो गया सिंपल एवरेज आपका। तो हमें क्या करना होता है कि 24 प्लस आपका 22 प्लस 20 प्लस आपका 25 एंड प्लस आपका 24 डिवाइड बाई 5, ये आ गया ₹23। तो मेरे बच्चे अगर आपको कॉस्ट ऑफ इशू निकालना है, कॉस्ट ऑफ इशू, तो हम लोग क्या करेंगे जी? ये जो आपका कितना था 1000 kg ना, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ एक ही प्राइस है जिसका नाम है 23। और अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इस मेथड से, तो आपके पास 850 जो यूनिट्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, मतलब सेम रेट से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज सिंपल एवरेज मेथड आपका। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? बोलो ना हाँ, हाँ बोलो ना। कहीं कोई आपको चीज़ ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ? सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे बच्चे। अगर कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इसका मतलब कि आपने ठीक से भी पढ़ाई नहीं की है। रेगुलर स्टडी, आपको रेगुलर स्टडी में प्रॉपर तरीके से करके ही यहाँ पे बैठना होगा। ये सिर्फ रिवीजन है आपके लिए। ये नोट्स में जितनी बातें हैं सब रिवीजन के रूप में मैंने आपको बनाया हुआ है, आपको मतलब आपके लिए। और फिर आपका फोर्थ मेथड यहाँ पे कौन सा है जी? वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। मुझे कोई बताएगा आप में से, या क्या आप में से कोई मुझसे पहले करके दिखाएगा कि वेटेड एवरेज मेथड से अगर हमें यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यू को निकालना तो हम कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड को तो हम कैसे निकालेंगे? बोलो ना, आपसे पूछ रहा हूँ। लो मैं रेड कर देता हूँ और डी पॉइंट आपका यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस पहले निकालना पड़ेगा। मुझे बताओ हमने क्या सीखा था बचपन में, कैसे करते थे? सर यूनिट्स इनटू रेट, 400 मल्टीप्लाइड बाय 24। जितने भी क्वेश्चन में यूनिट्स बताएगा उसके रेट से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस 500 इंटू 22, 500 इंटू 22 प्लस कहता है कि 300 इंटू 20, ये आपका 300 इंटू आपका 20 प्लस बताइए 450 इंटू 25, 450 इंटू आपका 25 प्लस और बताइए जितने भी दिखेंगे ये कितना था 200 इंटू 24, 200 इंटू 24। तो मेरे बच्चे आपने क्या करना है कि जितनी वैल्यू ऊपर यहाँ पे रेट लिया था यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को लेंगे और नीचे में क्या करेंगे जी 400 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 450 और प्लस आपका 200 है ना, जो यूनिट्स है इसको इससे डिवाइड करके हम यहाँ पर रेट निकाल लेंगे। और अगर आपको वैल्यू ऑफ इशू निकालना है, वैल्यू ऑफ इशू निकालना है तो मेरे बच्चे आपका यूनिट्स जो बताएगा यानी कि 1000 इस क्वेश्चन में
इंटू ये रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है तो 850 मल्टीप्लाइड बाय ये रेट आप ले लेंगे। सर ये रेट कितना होगा? जो भी होगा बदमाश, आप कर लेना ना, आप कर लेना, और इस तरीके से करेंगे। तो एग्जाम में आपको कहता है कि भैया कॉस्ट फॉर्मूला क्या है? हिस्टोरिकल, दूसरा नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के अंदर में आपके पास कितने मेथड से? 5 है। एक तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, क्लास में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है और इसका नोट्स भी क्लास में मैंने लिखाया हुआ है, आप उसको देख लेंगे या मेरी रेगुलर बुक में भी होगी। फिर आपका फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, ये 5 हो गए हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर में। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में 2 मेथड है मेरे बच्चे, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड और दूसरा क्या बताया था मैंने? रिटेल प्राइस मेथड। उसको कई नाम से जानते हैं। ये देखिए एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जो है ना, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, हम इसको रिटेल प्राइस मेथड भी कहते हैं, रिटेल प्राइस मेथड। तो कई सारे नाम से हैं, आप परेशान नहीं होना, अगर ये नाम बोल दिया तो मतलब कि यही नाम है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, मुझे बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड में हमने आपको क्या सिखाया हुआ है? उसमें कहते हैं हम इन सब चक्कर में नहीं पड़ते, एक प्राइस पहले से हमने फिक्स कर दिया है कि भैया हम जब भी इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे या फिर जो भी इशू को वैल्यू करेंगे हम इस रेट से करेंगे। वो रेट मैनेजमेंट डिसाइड करता पहले से ही आपका। तो मेरे बच्चे उसी रेट से हम क्या करेंगे? वैल्यू निकाल देंगे। इस बात को समझाने के लिए भी मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ 7 क्वेश्चन। पहले हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का। एक्स लिमिटेड हैज स्टॉक ऑफ 100 kg ऑफ शैम्पू। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहता है कि पर केजी आपका 40 है, तो बताओ स्टॉक की वैल्यू क्या होगा? हम क्या करेंगे? इस 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इंटू 40 आपका, तो आ गया 4000। इतना ही करने के एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ये कॉस्ट फॉर्मूला है आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर में आता है ये पता होना चाहिए। ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, है ना बच्चे? तो आपका ये हो गया। और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के बारे में हमने क्या बताया था? ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड मेरे बच्चे जनरली वहाँ आप फॉलो करते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंट्रीज होते हैं। जैसे मैंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया था राशन की दुकान। राशन की दुकान में कई तरीके के आइटम्स होते हैं और सारे आइटम्स को आपने क्या करना होता है? वैल्यू करना होता है ना, साल के एंड में। तो हम रिटेल प्राइस मेथड को फॉलो करते हैं, मतलब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। क्या बताया था मैंने उसके अंदर में कि एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड के अंदर में क्या होगा कि जो भी आपके उस शॉप के अंदर में जितने भी आइटम्स पड़े हुए हैं उनका नॉर्मल सेलिंग प्राइस हम देखेंगे जी, हमारे कंप्यूटर में रहता है, और उसमें जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है उसको माइनस करके हम उसकी कॉस्ट निकाल देंगे। आओ ना, मैं एक क्वेश्चन करा भी देता हूँ आपको, आप प्यारे बच्चे हैं इसलिए मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि आपका 5th एग्जाम्पल देख लो। पहले आप पहले 5th को दिखाने के पहले ना मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ये लीजिए। हाँ, मुझे विश्वास है कि आप बातों को ठीक से समझ रहे हैं और बार बार कह रहा हूँ कि आपने इसके साथ साथ जो क्लास में नोट्स जो बनाए हैं, खासकर जो मेरे पेड बच्चे हैं उनको तो ध्यान रखना इस बात को, उन्हीं को क्यों सबको, कि आपने जैसे ही पढ़ा तो आपने जो क्लास नोट्स बनाया होगा उसके 1-1 पॉइंट का भी रिवीजन करके जाना बच्चे, क्योंकि मैराथन में 100% पॉइंट्स कॉन्सेप्ट कवर नहीं किए जा सकते। इट्स ओनली रिवीजन क्लास, यू नो इट वेरी वेल। तो आपने क्या करना है कि अब जैसे 5th क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ 5th का। कहता है 5th में वाई लिमिटेड स्टॉक ऑफ 500 के पैकेट्स ऑफ शैम्पू। वाई हैज स्टॉक ऑफ, मतलब 500 पैकेट्स ऑफ शैम्पू का स्टॉक पड़ा हुआ है। रिटेल प्राइस कहता है कि पर पैकेट आपका 90 है और जीपी कहता है कि 20। बोलता है कि कॉस्ट बताओ। हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं पहले आपका रिटेल प्राइस जो आपके कंप्यूटर में दिख रहा होगा, वो कितना हो गया आपका 90 आपका। जीपी इसमें माइनस करते हैं जी, वो कहता है कि 20% ना बताए तो हमेशा किसे मानते हैं? कॉस्ट सेल पे। तो 90 का 20% आपका कितना हो गया? 18 रुपीज। यानी कि जो कॉस्ट हो गया पर पैकेट वो हमारा यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है आपका? 72। तो अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालना बोलता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक, अगर कॉस्ट आपको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 72 मल्टीप्लाइड बाई 500 पैकेट्स, 72 ये कॉस्ट निकल के आ गया। कॉस्ट से तो सीख रहे हैं। अरे हमने कहा था ना कि इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विचएवर इज लोअर। एनआरवी कैसे निकलता हमने देख लिया, फिनिश गुड्स का भी, डब्ल्यूआईपी का भी, रॉ मटेरियल का भी।
उसका कॉस्ट कैसे निकलेगा मेरे बच्चे, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। कॉस्ट निकालने के लिए हमने देखा था जी, इन्वेंट्री सिस्टम 2 होता है, परपेचुअल पीरियोडिक। आप कोई भी करें उसमें जो आपका कॉस्ट फॉर्मूला जो लगता है, कॉस्ट का फॉर्मूला मतलब उसकी कॉस्ट जो एंड में स्टॉक है जो आपका, उसको हम किस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू को निकालने के लिए। तो हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में 5 देखा, नॉन हिस्टोरिकल में 2 देखा कॉस्ट निकालने के लिए। एक्चुअली नॉन हिस्टोरिकल में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट था वो देख लिया, एक हमारे पास क्या है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या कह दो रिटेल प्राइस मेथड। उसी बात को आपको दिखा रहा हूँ, कॉस्ट निकालने का तरीका ये हो गया आपका, है ना बच्चे। ठीक है, तो ठीक समझ करना। आइए अब एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपका। 6 क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से। मैं पहले इसको मिटा दूं। 6 क्वेश्चन के अंदर में रिटेल प्राइस मेथड पे बच्चे ये क्वेश्चन भी मैंने क्रिएट किया है, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन आपका है। आइए देखते हैं 6 का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। पढ़ेंगे 6 रिटेल प्राइस मेथड पे ये क्वेश्चन और मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ रिटेल शॉप। जब भी मेरे बच्चे रिटेल शॉप की बात करेगा ना, रिटेल शॉप, रिटेल बिजनेस और या फिर बहुत सारे आइटम्स को लेके आप डील कर रहे हो और बोले कि बताओ कौन सा मेथड आप सजेस्ट करोगे, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड को ही आप सजेस्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 कहता है कि गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर 1575 रुपीज है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट कहता है एंड टैक्सेज। मतलब कि अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो इसमें माइनस अभी करना है, कोई टैक्सेज है तो इसमें ऐड करना है। ट्रेड डिस्काउंट में कहता है मुझे 3%, जीएसटी 11%। मैं इस क्वेश्चन को ये मानते हुए सॉल्व करूंगा कि जो जीएसटी आपका है ना, इट्स नॉट रिवर्सेबल। मतलब ये जीएसटी आप रिवर्स ये क्लेम नहीं कर सकते, मतलब या तो ये रिफंड नहीं करा सकते गवर्नमेंट से या फिर आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये मानते हुए। मतलब कि ये वोट मैंने किया था ना यहाँ पे कि जब आपको बताया था कि कौन कौन से आइटम्स आएंगे, तो देखो जरा हमने कहा था नॉन एडजस्टेबल, कहाँ चला गया, नॉन रिकवरेबल। मतलब कि आप नॉन रिकवरेबल, नॉन रिवर्सेबल, ये मतलब आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये आपको ही बेयर करना, इसका मतलब निकल के आता है, ठीक है। यही मानते हुए सॉल्व करूंगा। फिर कहता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका लगा है, सेल्स ड्यूरिंग देयर और सेल प्राइस ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर बच्चे हमें एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से इनके इन्वेंट्री का कॉस्ट निकालना है। इन्वेंट्री कॉस्ट मैंने कहीं मेंशन नहीं किया है क्या? नहीं, तो आपने एक लाइन इसमें और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट वैल्यू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड में बाय कौन से मेथड से? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है ना, इस मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। आइए जरा शुरू कीजिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको क्लीन कर दूँ और अगर आप कहे तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, देखने में। एक्चुअली अब देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ 6 का सॉल्यूशन आपका यहाँ पर है। सॉल्यूशन कर रहा हूँ 6 का। कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि आपका गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स। आप भी सॉल्व करो ना, ये सब चीज़ तो आप ऑलरेडी जानते हो आप, तो मुझसे पहले सॉल्व कर लो। क्या जाता है, आपने 15,75,500 का गुड्स आपने रिसीव किया फ्रॉम सप्लायर। इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट, और वो कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट 3% आपका है ना, 3%। तो जरा निकालो 15,75,500 का आपका 3% कितना निकल के आता है। 15,75,500 का अगर 3% निकालते हैं, ये आ गया आपका 47,265 का अमाउंट आपका, है ना, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया। फिर जीएसटी मेरे बच्चे ये मानते हुए बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में आपको बताएगा, मैं ये मान रहा हूँ कि ये जीएसटी आप इस पे इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते, आप इसको एडजस्ट नहीं करा सकते।
है ना। तो उस केस में ये भी आपका कॉस्ट का पार्ट होगा। अगर ये आप किसी पे शिफ्ट कर दोगे तो फिर ये कॉस्ट का पार्ट आपका नहीं बनेगा। कितना बता रही है अमाउंट जी आपका 11%। ये 11% जो अप्लाई होगा किसके ऊपर में, इसमें इसको माइनस करने के बाद तो 15,75,500 इसको माइनस किया हमने, ये यानी कि ये लगेगा बच्चे 15,28,235 का 235 का निकालिए। इसका 11% क्या निकल के आता है, ये आ रहा है बच्चे आपका 1,68,168,106 राउंडिंग अप में 106 का अमाउंट आपका ये जीएसटी हो गया। फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो आपने गुड्स अपने पास लेकर आए हो उसको पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ये भी आपका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे 87,500 रुपीज 87,500 रुपीज का अमाउंट, ठीक है। सेल्स कहता है आपका, देखो जितने भी गुड्स हैं ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, या इसको कह दीजिए कॉस्ट ऑफ ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज्ड। जितने भी गुड्स आपने परचेज किए हैं अपने रिटेल शॉप के लिए, उन सब की कॉस्ट मेरे बच्चे यहाँ निकल के आ गया। बताइए कितना निकल के आ गया आपका यहाँ पे, तो इसमें इसको माइनस करके 15,28,235 का अमाउंट था, है ना, 15,22,235। फिर इसमें ऐड किया हमने 1,68,106 और उसमें ऐड कर दिया हमने यहाँ पे 87,500, ये आ गया 17,83,841 रुपीज़ का अमाउंट, है ना। जितने भी गुड्स आपने परचेज किए अपने शॉप के लिए मेरे बच्चे, उन सब का कॉस्ट इतना हो गया। जरा चेक करो इन सारे गुड्स का सेलिंग प्राइस क्या है। देखो आपको ये जो आपने गुड्स बेचे हैं ना उनका सेलिंग है, और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग है। तो आपका सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल गुड्स परचेज्ड, जितने भी गुड्स आपने परचेज किए हैं उन सब का सेलिंग प्राइस कितना, सारे गुड्स का मतलब क्या, जो सेल कर दिया वो भी और जो बच गया वो भी, दोनों मिला के परचेज किया ना, तो 22,45,500 रुपीज़ का अमाउंट प्लस 22,45 कहाँ गया 45,500 प्लस 2,35,000 का अमाउंट। बताइए कितना निकल के आ गया। तो मेरे बच्चे आपका 22,45,500 और प्लस 2,35,000, ये आ गया आपका 24,80,500। मतलब ये सारे गुड्स अगर मैं सेल कर दूं तो इतने में बिकेंगे। जरा देखो जीपी कितना निकल के आएगा, ये सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल गुड्स में से लेस कर दो, आप यहाँ पे लेस कर दो क्या, कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज्ड, है ना, ऑल गुड्स परचेज्ड, और वो हम लोगों ने कितना लिखा हुआ है, ये आपका 17,83,841 का अमाउंट आपका, ठीक है ना। तो सारे गुड्स इतने में सेल होंगे, उन सारे गुड्स को हमने इतने में परचेज किया। तो जरा बताओ जीपी कितना निकल के आएगा। अगर मैं 17,83,841 का अमाउंट माइनस करता हूँ इसमें से, तो मेरे बच्चे आ रहा है 6,96,659 का अमाउंट आपका, है ना। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या प्रॉफिट कह दो ऑन ऑल गुड्स, सारे गुड्स पे। तो जरा बताओ जीपी रेट फिर आपका क्या चल रहा है, जीपी रेट आपका क्या निकल के आएगा जी। समझो मेरी बात ना, सारे गुड्स मैंने इतने में परचेज किए हैं, सारे गुड्स इतने में सेल करूं तो इतना जीपी आएगा। तो जीपी रेट आपका जो ऑन सेल्स आ जा रहा है वो कितना आपका, तो 6,659 डिवाइडेड बाय आपका सेल्स कितना है जी यहाँ पे 24,80,500 और इनटू 100% में निकालने के लिए तो डिवाइड किया हमने 24,80,500 मल्टीप्लाई किया आपका यहाँ पे 100 से, तो मेरे बच्चे आ गया 28.085 यानी कि 0.9% आपका राउंडिंग अप में इतना निकल के आ गया। ये हमारा जीपी रेट आ गया। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए।
आपको क्या करना, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, यानी कि आप जरा बताओ कि आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका एट सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस पे बताइए। तो कहता है कि सेलिंग प्राइस पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2,35,000 है, हमें इसी का तो कॉस्ट निकालना है, तो 235 इसमें लेस कर दो आप यहाँ पे क्या जी, जीपी, और जीपी कितना मेरे बच्चे, 2,35,000 का हम लोग कितना ले लेंगे, 28.09%, ये उसमें जीपी है। तो आप अगर 2,35,000 में अगर आपने 28.09% को आपने निकाला तो ये आ रहा आपका 66,012 राउंडिंग अप में, यानी कि जो कॉस्ट है मेरे बच्चे, आपका कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट वो कितना निकल के आ गया, माइनस कीजिए 2,35,000 में से इसको, तो वी आर गेटिंग 1,68,988 का अमाउंट आपका ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। तो ये रिटेल प्राइस मेथड आपका होता है, रिटेल प्राइस मेथड आप समझ रहे हो ना, ये तो सिंपल बातें हैं, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ, बट मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लें, मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर लें ताकि आपको दिक्कत ना होगा। तो ये भी हमने बता दिया। अब जल्दी सुनेंगे फटाफट, हमने अभी तक क्या क्या स्टडी कर लिया। ये देखिए आप रिवीजन में हमने क्या किया जी, क्या क्या एक बार दोबारा फटाफट यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बताया कि AS2 इन्वेंट्री को लेके चलता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, वो कौन कौन सी चीज़ें इन्वेंट्री के अंदर में कवर्ड नहीं होंगी, सिग्निफिकेंस क्या है इन्वेंट्री को वैल्यू करने का। फिर हमने देखा आपका इन्वेंट्री का मेजरमेंट या वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और NRV विच एवर इज लोअर। NRV का मतलब क्या होता है, फिनिश गुड्स के केस में, WIP के केस में और रॉ मटेरियल केस में, उस सबको मैंने बताया आपको। असेसमेंट ये आपका जो होता है कि कॉस्ट प्राइस NRV विच एवर इज लोअर, ये ईच बैलेंस शीट डेट पे होता है। और मेरे बच्चे आइटम बाय आइटम बेसिस, अगर इन्वेंट्री डिफरेंट है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डिफरेंट टाइप के इन्वेंट्री होते हैं सबको अलग अलग करते हैं, उनका एक जगह हम इकट्ठा कॉस्ट निकालते हैं, एक जगह NRV निकालते हैं और दोनों के लोअर को लेके चलते हैं। सारे जितने भी आइटम्स होंगे उनका इकट्ठा कॉस्ट, इकट्ठा NRV हम नहीं निकालते, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 बातें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फिर आपका यहाँ पे अदर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलता है जी, दिस इज द मटेरियल कॉस्ट आपका, कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आपने टैक्सेज ऑन परचेज ऐड किया, जो नॉन रिकवरेबल नॉन रिवर्सेबल आपका होगा, है ना, मतलब जो टैक्स आपको खुद बियर करना है, आप किसी से एडजस्ट नहीं करा सकते। कमीशन ऑन परचेज, फ्रेड, कैरेज कुछ पे किया, मतलब परचेज के टाइम पे जितने खर्चे किए उनको ऐड कीजिए। कोई ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी, ड्रॉबैक आपका है तो उसको माइनस करेंगे, नेट निकल के आ जाएगा कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में 2, लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी 2 पार्ट में दे सकते हैं एग्जाम में, फिक्स्ड एंड वेरिएबल आपका, बट फाउंडेशन के बच्चे ज़्यादा डिटेल में आपका नहीं आएगा। अदर कॉस्ट का मीनिंग आपको बता दिया। कौन कौन से कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा वो भी मैंने आपको समझाया और बोला कि ये इंपॉर्टेंट आपके थ्योरी के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम 2 होता है, पीरियोडिक, परपेचुअल, उन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है, वो भी समझ लेंगे। कॉस्ट फॉर्मूला मेरे बच्चे 2, हिस्टोरिकल, नॉन हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में 5, स्पेसिफिक, फीफो, लिफो, सिंपल और वेटेड एवरेज। नॉन आपका नॉन हिस्टोरिकल के अंदर में 2, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैनेजमेंट डिसाइड करता है, उसी के हिसाब से हम आपका इशू और आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जो उसका एक्चुअल प्राइस कितना है। लेकिन एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड क्या करता है, हम वहाँ पे फॉलो करते हैं जहाँ पे न्यूमरस टाइप के बहुत तरीके के इन्वेंट्रीज आपके पास होते हैं, तो हम उसका कॉस्ट निकालने का ये तरीका फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको मैंने बताई। इसके बाद फिर मैंने आपको इन सब पे क्वेश्चंस कराया, ये समझाया, आइटम बाय आइटम का मतलब समझ लिया हमने। अब हमारे पास आ गया कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इस चैप्टर को हम एंड करें, है ना। 2-3 क्वेश्चन और मैंने डाले हुए, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 आपको सुनेंगे, है ना। ये एग्जाम के लिए सब अच्छे हैं इसलिए मैंने डाल दिए। 9 ऐसे हम लोगों ने क्लास में ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए हैं, ध्यान देना। एक ये पैटर्न क्या बता रहा आपका, कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एट सर्टेन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021 को इन्वेंट्री की आपको वैल्यू निकालना। और वो कहता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है जी, परचेजेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल चार्ज है और सेल्स आपका। ये AS2 की बात नहीं है, बस आपको जो होता ना कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहते हो तो एंड में क्लोजिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन मिसिंग है एक्चुअली,
तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे? तो मेरे बच्चे अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो उसके सिवाय सारी बातें देगा, जैसे कि इन्वेंट्री स्टार्टिंग में कहता है दिस इज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा ट्रेडिंग में जाता है, आपको याद होगा, सेलिंग एक्सपेंस तो प्रॉफिट लॉस में जाता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका फाइनेंशियल और सेल्स। फिर कहता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 यहाँ का नहीं, एक साल पहले का, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात कर रहा है। इसके बारे में इस इन्वेंट्री को वैल्यू करते समय आपने 17,500 वाज रिटन ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। आपने क्या किया, कोई आइटम है जो शायद आपको खराब हो गया था, इस स्टॉक में मिला हुआ था, और उसका 17,500 की वैल्यू आपने माइनस किया हुआ है इसमें से। लेकिन कहता है कि विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर ₹50,000। मेरे बच्चे जो चीज़ आपने 50,000 में परचेज किया था वो स्टॉक खराब हो गया था, और वो 50,000 अगर आपका खराब हो गया था तो 50 हमें यहाँ से हटाना चाहिए था। लेकिन हमने कितना राइट अप किया हुआ है, कहता है कि 17,500। क्या करेंगे बाद में, और उसको इस बार हमने सेल कर दिया 45,000 में। तो मिला किस में है, ओपनिंग स्टॉक के अंदर में मिला किससे, ओपनिंग, क्योंकि पिछले साल के स्टॉक में गलती हुआ था तो वो इसमें मिला हुआ है, और वो इस बार सेल हो गया कितने में, 45 में। ठीक है, बेरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, इस आइटम को छोड़ के बाकी पे जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो कहता है कि 20% ऑन सेल आपका है। तो मेरे बच्चे बताओ हमने क्या सिखाया ऐसे क्वेश्चन के लिए। हमने सीखा कि देखो जी, आपको एक बनाना होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना वो ट्रेडिंग अकाउंट से ही निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग करते हैं आपका। तो हमने आपको कहा था कि एक काम करना कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स है उनको लिख दो, जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। और इस बात को करते समय हम ध्यान रखेंगे कि जितने भी नॉर्मल चीज़ें हैं ना उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब सर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, जैसे कि आपका ओपनिंग स्टॉक जो 1,42,500 है, ये देखो इसको निकालते समय एक ऐसा एबनॉर्मल आइटम है जो कि 50,000 का था, मतलब जिसकी कॉस्ट 50,000 की थी, और आपने 17,500 इसमें से माइनस किया है। तो बच्चे जब वो आइटम अब खराब हो गया है, बर्बाद हो गया, तो पूरे 50 उसको माइनस करो। अगर उसको हम फैक्ट्री में यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स नहीं, तो उसका क्या पूरे 50 माइनस करो ना, वो तो खराब हो चुका है। और हमने 17,500 माइनस किया है, तो हमने क्या किया, बाकी का अमाउंट और माइनस कर दिया। ये कैसे निकल के आया जी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितने की थी, 50,000 की। हम लोग उसमें से कितना ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं यहाँ पे, 17,500। तो क्योंकि पूरे 50,000 रुपये माइनस होना चाहिए था, तो हमने क्या किया, बाकी का अमाउंट यहाँ पे और माइनस कर दिया, तो आ गया ये आपका 110। परचेजेज आपको बता रहा है 7,625, उसको हमने लिख दिया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आपका फैक्ट्री में ट्रेडिंग में ही आता है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया जी 150 का अमाउंट। एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंशियल, मेरे बच्चे ये तीनों नाम जो होते हैं वो ट्रेडिंग में नहीं आते, वो प्रॉफिट लॉस में आते हैं। और क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, इग्नोर कर देना, यूजलेस इन्फॉर्मेशन है। सेल्स कहता है कि 1245। अगर कोई आइटम्स आप राइट ऑफ कर चुके हैं, मतलब खराब हो चुका है, स्क्रैप्ड हो चुका है, और वो आइटम अगर हमने यहाँ से हटा दिया, तो उस आइटम का एक्सपेंस भी यहाँ पे नहीं होगा, उसका रेवेन्यू भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो जीपी रेट आपको दिया हुआ है ना, ये नॉर्मल आइटम्स पे दिया बच्चे, नॉर्मल गुड्स के ऊपर में। तो हमने कहा कि ठीक है जी, हमने खर्च में पूरे 50,000 यहाँ से माइनस कर दिया, 17,500 इसमें पहले माइनस हो चुका था, और बाकी 32,500 हमने माइनस किया, यानी कि जो एबनॉर्मल आइटम है उसका हमने पूरा खर्च हटा दिया। उसका जो सेल है ना 45, वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे ना, वो ये खर्च के रूप में दिखेगा ना वो सेल के रूप में दिखेगा, क्योंकि ये जीपी रेट जो आपको दे रहा बच्चे, जीपी रेट आपका जो 20% है वो सिर्फ नॉर्मल आइटम्स पे अप्लाई होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, 110 हो गया, ये हो गया आपका, ये कितना निकल के आ गया, 12 लाख रुपीज़ निकल के आ गया। अब जीपी कितना, इस 12 लाख का 1/5 है ना, 20% ऑन सेल कह रहा है, 1/5 ऑन सेल, तो इसका 1/5 निकाल दिया। हमें एग्जाम में देखना होता है कहीं ये कॉस्ट पे ना बोल दे, अगर ये कॉस्ट पे बोलेगा तो सेल पे कन्वर्ट करना होगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑलरेडी आप जानते हैं, तो हमने वो निकाल दिया। अब हमने क्या किया, जब सारे आइटम्स हमें पता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंसिंग फिगर आपका क्लोजिंग स्टॉक का निकल के आ जाएगा 62,500।
याद रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमेशा ये एक एबनॉर्मल आइटम के बारे में बात करेगा, तो एबनॉर्मल आइटम का खर्चे भी हटा दो, उनका सेल्स भी हटा दो। कभी कभी ये जो एबनॉर्मल आइटम से कहेगा कि ओपनिंग स्टॉक में मिला हुआ है, कभी कभी कहेगा कि परचेजेज के अंदर मिला है, जहां भी मिला होगा हम उसको हटा देंगे और सेल्स में से हम उसको हटा देंगे, फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन की भी भरमार है, ये भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। एक क्वेश्चन और भी आपके पास रखा है मैंने प्रैक्टिस के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही निकाला हुआ है। ये क्वेश्चन हमने अपने क्लास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं कि जिस दिन हमें स्टॉक निकालना है, अगर मान लो हमें स्टॉक को निकालना है आपका 31 मार्च को, 31 मार्च 2021 को मान लो यहाँ पे निकालना है, और इन्वेंट्री का जो हमने वैल्यूएशन किया ना, या तो कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आपने किया है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएंगे अगर पहले या बाद, तो हम यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। क्या बताया मुझे बताइए कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे आपको स्टॉक बता दिया 6 लाख रुपए का और हमें यहाँ का निकालना है, तो इसके बीच में जो भी स्टॉक बढ़ा, जैसे कि हमने कुछ परचेज किया है तो हम परचेज को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने कुछ सेल किया तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यही बातें सीखा है ना बच्चे, और बहुत सारी बातें हमने सीखा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इसका भी एक रिवीजन करा दूं, और इसके लिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का कहता है कि अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। वो अकाउंट्स कब बनाता है बच्चे, 31 मार्च को हर एक साल। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस कहता है कि इन्वेंट्री टेकिंग कुड टेक प्लेस ऑन 15th। लो, इन्वेंट्री टेकिंग मतलब इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन हुआ वो 15 अप्रैल को कर पाए, मतलब बाद में। ऑन विच डेट कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू ₹5 लाख। कहता है कि यहाँ पे हमने गुड्स की वैल्यू कितनी लगाई है जी, 5 लाख रुपीज आपका यहाँ पे। कहता है कि फॉलोइंग फैक्ट्स वे एस्टेब्लिश बिटवीन 31 मार्च। इसके बीच में जो हुआ वो आपको बता रहा है, वो क्या हुआ जी, ये चीज़ें हुई हैं। बोलता है कि बताओ आपको निकालना कि इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च कितना है। कैसे किया हम लोगों ने, बताइए क्या हम लोगों ने सीखा हुआ है। हमने सीखा है कि आपको पहले इन्वेंट्री जब का दिया हो, इन्वेंट्री जब का भी आपको दिया हो, मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री कब का दे रहा है, एज ऑन 15 अप्रैल ना, लिखिए यहाँ पे आपको 15 अप्रैल का कहता है कि 2021 में इन्वेंट्री आपको बता रहा कितना, ये देखिए कहाँ चला गया बदमाश, 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 5 लाख आपका इन्वेंट्री ऑन 15 अप्रैल। फिर मेरे बच्चे कहता है कि फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टेब्लिश। सेल आपने किया है, आप सोचो ना, अगर इसके बीच में सेल कर दिया है आपने तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे रहा होगा, और अगर यहाँ पे रहा होगा तो हम उसको ऐड करेंगे, है ना। हमें निकालना है कि 31 मार्च को क्या था, ऐड करेंगे। क्या सेलिंग प्राइस, नहीं सर, कॉस्ट। इन्वेंट्री कॉस्ट पे होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमें निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, तो मेरे बच्चे सेल कहता है कि 410 है, कहता है कि उसमें कैश सेल्स 1 लाख है। क्या फर्क पड़ता है, कोई भी सेल हो, प्रॉफिट मार्जिन तो एक ही दिया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 4,10,000 में माइनस कर देंगे 20%, या सिंपली इसका निकाल लो 80%। अगर 20% प्रॉफिट है तो बाकी 80% कॉस्ट रहा होगा, बोलो ना। 4,10,000 का अगर हम 80% निकालते हैं तो मेरे बच्चे आ गया ये आपका कितना, 3,28,000। ये 3,28,000 हमें क्या करना है जी, हमें ऐड करना है, क्योंकि ये 328 मेरे बच्चे इसके बीच में सेल हो चुका है, तो वो इसमें तो नहीं है बट यहाँ पे था, जो भी वहाँ पे था ऐड करो ना। परचेजेज कहता है इतना, जिसमें कि कैश परचेज भी मिला है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ये तो कंफ्यूज कर रहा है, कैश परचेज हो चाहे कुछ भी, परचेज करने से क्या हुआ कि वो चीज़ आपका इसके अंदर में इंक्लूड है बट वो यहाँ पे नहीं था, तो हम उसको माइनस कर देंगे, लेस आपका परचेजेज आपका, है ना। जब परचेज किया था तो हमने कितना जी, 50,340 माइनस कीजिए 50,340 का अमाउंट आपका। सेल्स रिटर्न ज़्यादा मत सोचना, अगर हमने सेल्स को ऐड किया है ना तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर दूंगा, और वो भी क्या, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न आपका, यही तो हमने सीखा है। हाँ बोलो ना, हाँ यस सर। तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, 10,000 का जो अमाउंट है वो तो आपका सेलिंग प्राइस है,
सेल्स रिटर्न सेलिंग प्राइस पर रहा होगा तो उसका 80% निकाल लीजिए, यानी कि 8000। हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। हमें ज़्यादा थोड़े टाइम में बात करना है, कॉन्सेप्ट तो हम सीख चुके हैं। और कुछ है नहीं सर। तो चेक करो आपका जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन कब जी, आपका 31 मार्च 2021 कितना निकल के आ गया। तो मेरे बच्चों 5 लाख में ऐड कीजिए 3,28,000 का अमाउंट, माइनस 50,340 और माइनस आपका 8,000, ये आ गया बच्चे 7,69,660 और यही शायद मैंने आपको यहाँ पे आंसर भी लिख के दिया है। ख़त्म होगी बात। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं उन सबका मैंने रिवीजन करा दिया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जितने सारे पॉइंट्स से हमने करा दिए हैं। फिर बच्चे हर एक टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में प्रैक्टिस कराए हैं, और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हुए, कहीं और पढ़े हुए या सेल्फ स्टडी किए हैं, आपने भी, मैं विश्वास करता हूं कि खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी किया होगा। बार बार कह रहा हूं मेरे बच्चे, रिवीजन करने का बेहतर तरीका, अगर आप मैराथन को देख रहे हैं तो फटाफट आप, इससे क्या होगा ना कि 1 घंटे के अंदर में, आधे घंटे के अंदर में चैप्टर्स का पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको पढ़ने के बाद आपका जो नोट्स आपने प्रिपेयर किया है, अगर उसको पेज पलट के अगर आपने नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलत काम करेंगे आप। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात मानेंगे, और इसके साथ साथ जो चैप्टर आपने जो रिवाइज किया उसको, आपने जो नोट्स बनाए उसको भी पलट के देखेंगे। अगर इनकेस कुछ भूल गए हैं, ऐसे चांसेस तो है नहीं भूलने के आपको, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने सीखा हुआ है। और अगर भूल गए हैं तो आप वीडियो में रिवाइंड करके आप वहाँ पर दोबारा देख लेंगे। चलिए, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। हम मिलते बच्चे अगले चैप्टर में इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए। जल्दी से आप इसकी कॉपी कर लेंगे, जल्दी से कॉपी कर लेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप, क्या हालचाल आपके। पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए, आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए। आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे, यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I am a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I am doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी CA इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम YouTube में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।